नेक्स्ट फंक्शन इज योर रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। देखो अगर हमारे पास हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा, ठीक है, तो और हम लोग रैशनल नंबर्स भी जानते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो वैसे ही रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो हो, ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल हो गया fx, दूसरा पॉलिनोमियल हो गया gx, ठीक है, तो राइट नाउ it is the ratio of any two polynomial functions. It is the ratio of any two polynomial functions, that is y is equal to fx upon gx. लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, gx should not be equal to zero, ये कंडीशन है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द रैशनल फंक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। दिस इज अ रैशनल फंक्शन। अब यहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, एक x ऐसा है जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो बनने की संभावना है, वो क्या है? 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और x क्या होता था? x होता था डोमेन, याद है ना, जो भी वैल्यूज ऑफ x की होती है दैट इज इन द डोमेन, ठीक है। इसका मतलब इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है, उसमें सभी रियल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? इट इज एंटायर रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट 1। ये डोमेन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ जो है इसका वो डिपेंड करेगा fx gx क्या है, हर बार अलग अलग बना करेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड ग्राफ है नहीं इसका, ठीक है, लेकिन ग्राफ बना करके हम इसकी रेंज को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन खैर +1 में इतना कोई टिपिकल आएगा नहीं। जैसे मान लो अब लिखो जरा, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। Find out the domain of following functions. कुछ फंक्शंस देखते हैं और उनका फिर डोमेन निकालते हैं जरा। जैसे सबसे पहले हमारे पास है, मान लीजिए fx इज इक्वल टू, मैं रैशनल फंक्शंस ले रहा हूं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। फिर एक और देखेंगे जरा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 3x, मान लो ऐसे करके। ऑल्दो ये रैशनल फंक्शन तो नहीं हुआ, ठीक है ना, रैशनल फंक्शन पहले वाला तो है, सेकंड वाला नहीं है क्योंकि रैशनल फंक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो वहां पे तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, उसमें डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो कोई बात नहीं, तब भी हम निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट लगाएंगे डोमेन निकालने का, ठीक है। ये रैशनल फंक्शन है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक। तो अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो कर सकते हैं, 2 और 1 हो रहा है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू -1 एंड -2। -1 और -2 के अलावा कुछ भी हो जाए तो डोमेन क्या आ जाएगा? सो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी व्हाट? इट विल बी एंटायर रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट दीज टू नंबर्स। ऐसे क्या दो डोमेन निकालने पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि भाई नेक्स्ट वाला ये है, वैसे तो रैशनल फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें भी ये चीज तो साफ जाहिर है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो एनीथिंग अपॉन जीरो विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वैसी स्थिति कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए बेसिकली, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। 2 माइनस कॉस 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहां पे हम ऐसा कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि cos 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, उसको इधर ले जाओ,
तो cos 3x should not be equal to 2. cos 3x 2 कब होता है? cos की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, -1 और 1 के बीच में ही रहता है cos, चाहे 3x हो चाहे 4x हो अंदर से, ठीक है। ये तो 2 कभी होता ही नहीं, कभी भी नहीं होगा 2। इसका मतलब ऐसा कुछ भी, कोई भी x हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसके लिए cos 3x 2 हो जाए। इसका मतलब आप यहां पे कोई भी x डाल दो, वैलिड है ही है, डिनोमिनेटर हमेशा ही नॉन जीरो रहेगा, मतलब कभी भी जीरो नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कैपिटल R। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब देखो जरा थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं जरा फंक्शंस में। मान लो हमारे पास है थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 आ जाए, लेट अस सपोज ऐसे करके आ जाए। अब यही लॉजिक फिर से लगेगा कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस बार एक और लॉजिक लगेगा क्योंकि स्क्वायर रूट भी तो है। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर कहीं नेगेटिव आ गया तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आयोटा वाली। तो हम तो रियल फंक्शंस पढ़ते हैं, उसमें एक्स और वाई सब कुछ रियल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो x प्लस 3 है ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और जीरो नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बस सीधी सी बात है, जीरो भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो x शुड बी ग्रेटर देन -3। अब आपको पता है x ग्रेटर देन -3 तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -3 टू इंफिनिटी। तो ये ही डोमेन आएगा। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी -3 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मान लो आपके पास जो है fx फंक्शन जो है दैट इज योर अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, मान लो ऐसे करके। इस बार डिनोमिनेटर में सब कुछ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में बना। अब यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट हमने इन तीनों में लगाया वो नहीं लगेगा, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा कि रूट के अंदर वाली चीज कहीं नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि फिर वो आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर जो चीज है आपके पास दैट इज 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट इट कैन बी इक्वल टू 0 एज वेल, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, अभी तक तो हमने डोमेन ये पढ़ा है कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पोर्शन ग्राफ का जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो डोमेन है, ठीक है। लेकिन डोमेन की अब एक और डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूं। वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन fx है तो उसमें उस फंक्शन में x की जो परमिसिबल वैल्यूज है, मतलब x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है पूरी रियल नंबर लाइन में से, वो x की परमिसिबल वैल्यूज क्या कहलाती है, वो डोमेन कहलाती है, ठीक है। सो राइट ऑन दिस डेफिनेशन ऑफ डोमेन, ठीक है। तो अभी करते हैं, इस क्वेश्चन को भी करेंगे, लेकिन साथ के साथ यहाँ पे डोमेन और रेंज की एक डेफिनेशन मैं आपको और लिखवाने जा रहा हूं। तो डोमेन की डेफिनेशन लिखिए इन द फंक्शन y इज इक्वल टू fx all the permissible values of x on real number line, all the permissible values of x on real number line is defined as the domain of the function. Is defined as the domain of the function. वही हम यहां पे कर रहे हैं बार बार, all the permissible values of x निकाल रहे हैं, ठीक है। अब रेंज की भी डेफिनेशन लिखो इसी टर्म्स में, है ना, रेंज की डेफिनेशन भी लिखिए। देखिए रेंज इज डिफाइंड एज ऑल द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ y under the given domain, all the permissible values of y under the given domain। तो y की क्या क्या परमिसिबल वैल्यूज हो सकती है अंडर गिवन डोमेन, वो क्या होती है, दैट इज अवर रेंज। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहां पर इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पे ये 2 माइनस एक्स है, इसमें से माइनस कॉमन लो तो अंदर x माइनस 2 बन जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन उधर ले जाओ, तो नेगेटिव साइन जब जाता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपको याद होगा ऐसी इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी थी, इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में हम कैसे करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है -1 आ रहा है, तो हम -1 और 2 को यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में है, कहाँ पर ये पॉजिटिव है, कहाँ पर ये नेगेटिव है। तो आपको पता ही है 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, 10 डाल दिया, 10 यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर अल्टरनेटिवली चलता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अदरवाइज आप नंबर डाल के देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ है, -1 और 2 के बीच में, तो अपना जो कंसर्न रीजन है वो ये है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 बोला, तो नेगेटिव -1 और 1 के बीच में, इक्वल टू 0 कहाँ है, ये पॉइंट इन पॉइंट्स पे है, -1 और 2 पे है। तो अपना रेंज नहीं, अपना डोमेन भी आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज योर -1 से लेकर के 2 बोथ आर इंक्लूडेड, -1 से लेकर के 2 एंड बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड, इस तरीके से डोमेन आ जाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं डोमेन को। देयर आर मेनी वेज टू फाइंड आउट द डोमेन। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा और टाइप्स ऑफ फंक्शन में हो जाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास रैशनल फंक्शन। अब नेक्स्ट लिखिए मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। देखो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड इन इनइक्वालिटीज, वी हैव स्टडीड द मॉडुलस इनइक्वालिटीज। तब जो मैंने पढ़ाया था वही चीज अब यहाँ पे रिपीट होने वाली है मॉडुलस फंक्शन में, ठीक। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, लिखिए एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म y is equal to fx is equal to mod of x. Any function of the form y is equal to fx is equal to mod of x is equal to, अब mod of x कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है। देखो मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर जो अंदर x है वो x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लो वो 3 है, पॉजिटिव है, तब तो उसका वैल्यू 3 ही होगा। तो मतलब अगर x की जगह पे हम कुछ भी पॉजिटिव रखते हैं, मतलब अगर हम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखते हैं, कुछ भी पॉजिटिव रखते हैं, 1 2 3 10 100 कुछ भी रखते हैं, तो मॉड हट जाएगा, वो जो अंदर x है वही आ जाएगा। तो x ही इसकी वैल्यू होती है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर x नेगेटिव हो, अगर हमने यहाँ पे -3 रखा, तो आपको पता है कि ये प्लस बन जाता है। ये प्लस कैसे बन जाता है, क्योंकि जब मॉड खुलता है तो बाहर माइनस का साइन आता है और -3 पहले से था तो माइनस +3 बन जाता है। तो जब भी अंदर नेगेटिव नंबर हो, मतलब अगर x यहां अंदर वाला नंबर है, जब वो नेगेटिव हो तो इसकी वैल्यू होगी -6। बहुत सिंपल सी बात है। अगर x पॉजिटिव है तो +x, और अगर x पॉजिटिव है इक्वल टू 0 है तो +x, और अगर नेगेटिव है तो इट विल बी -x। दिस इज व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब यहां पर जो है ये तो सिंपल वे में ऐसे हमारे पास हो गया। अगर कभी आपके पास ऐसे आ जाए कि मान लो पॉइंट नंबर 1 ही लिख लेता हूं मैं यहां पे, मान लो आपके पास कभी ऐसे आ जाए कि f ऑफ x आ जाए, अंदर x की जगह पे कुछ ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन हो, सिंपल x ना, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि यहां अंदर x² + 1 का मॉड है, x² - 1 का मॉड है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां जहां पर fx जहां जहां पर पॉजिटिव होगा
जहां जहां पर ये fx जो है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वहां पर मॉड ऑफ fx के बराबर ही होगा। जैसे जहां जहां पर x ग्रेटर देन 0 था वहां पर मॉड ऑफ x के बराबर था। अब यहां पे x की जगह fx है बस, और fx जहां जहां पर नेगेटिव होगा, fx जहां जहां पर लेस देन 0 होगा, वहां पे मॉड ऑफ fx क्या होगा, वो माइनस fx के बराबर होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, समझ रहे बात को? ठीक है, तो इस पे अभी मैं थोड़ी देर बाद कुछ क्वेश्चन लूंगा समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं जरा। तो लिखिए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखो ग्राफ जब बनाएंगे तो ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। अब जो पॉजिटिव x एक्सिस है, मतलब 0 से आगे की तरफ ये जो पॉजिटिव x एक्सिस है, यहां पर x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और इस ओरिजिन पे x इक्वल टू 0 है। अच्छा, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब y की वैल्यू या fx की वैल्यू या मॉड x की वैल्यू क्या है, वो x है। तो इस रीजन में आपके पास y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा, और y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 45 डिग्रीज बनाते हुए, ये होता है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे ये 45 डिग्रीज बनाते हुए ये आ जाएगा। लेकिन जब हम इस रीजन की बात करेंगे, इन रीजन्स की बात करेंगे, तो यहां पर क्या है, यहाँ पे x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव हो जाए तो y या fx की वैल्यू माइनस एक्स होगी, तो यहां पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ बनेगा। अब वो माइनस एक्स वाला ग्राफ कैसा होता है, उसका स्लोप है -1, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्रीज। तो यहां से स्ट्रेट लाइन होगा और ये एंगल 135 होगा, वैसे ये वाला एंगल तो 45 ही होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स और x का ग्राफ दोनों को जोड़ करके, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ दोनों को जोड़ करके जो ये वी शेप्ड कर्व बनता है, ये होता है मॉड ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, यहां पर एकदम शार्प पॉइंट आता है, देयर इज नो स्मूथनेस, यहां पर एकदम शार्प पॉइंट आता है। ठीक है, और वो जो शार्प पॉइंट होता है वहां पर वो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वो हम +2 में आते हैं ये सब कॉन्सेप्ट, तो वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मॉड x का ग्राफ ये हो गया, वी शेप्ड ग्राफ हो गया। अच्छा, अब जो है इसका डोमेन और रेंज यहां पर ही देख लेते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, किसका, मॉड ऑफ x का। डोमेन की बात करें तो भाई पूरी x एक्सिस में कुछ भी डाल लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पूरी x एक्सिस में कुछ भी डाल लो, तो डोमेन तो रियल नंबर लाइन है। रेंज की बात करें, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज में आप देखोगे y एक्सिस में, नेगेटिव y एक्सिस पे तो ग्राफ है ही नहीं, 0 से लेकर के पॉजिटिव y एक्सिस में कितने भी ऊपर चले जाए। तो बेसिकली इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है 0 से लेकर इंफिनिटी तक, जिसको कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, वी कैन कॉल इट एज पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। पॉजिटिव रियल नंबर्स में, अच्छा पॉजिटिव रियल नंबर्स में क्या होता है, 0 जो है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट आल्सो। ठीक है, 0 क्या होता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली इसमें 0 अभी इंक्लूडेड नहीं है, तो पॉजिटिव रियल नंबर की बात करेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा, 0 को इसमें ऐड करना पड़ेगा, एक एडिशनल। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरी रियल नंबर लाइन में से तुम नेगेटिव रियल नंबर्स को घटा दो, तो पूरी रियल नंबर लाइन जो y एक्सिस के ऊपर भी एक रियल नंबर लाइन है, वहां से अगर तुम नीचे के नेगेटिव वालों को घटा दोगे तो 0 भी आ जाएगा वहां पे, क्योंकि 0 इज नॉट नेगेटिव, और पॉजिटिव भी आ जाएगा। इस तरीके से, कई तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। इज दैट फाइन? अच्छा, उसके बाद जो है चलो इस पे एक छोटा सा, मतलब बहुत ज्यादा तो क्या करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी में तो कोई इतना खास है नहीं जिसमें मॉडुलस इनइक्वालिटीज वगैरह की जरूरत पड़ रही हो, नथिंग लाइक दैट, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन चलो, उस पर मैंने बोला था एक क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ चलो उस पर। देखिए जरा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, draw the graph of y is equal to mod of x square minus x, मान लो ऐसे करके आ जाए। अब ये थोड़ा मतलब स्कूल लेवल पे तो आएगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप का नहीं आएगा। ठीक है,
लेकिन आपको आना चाहिए। खैर बाकी जब हम +2 का फंक्शन कर रहे होंगे तब तो मैं और भी ज्यादा इसमें डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे, ठीक है। अब देखो मुद्दा क्या है, मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि x के लिए तो चलो डेफिनेशन ये है, लेकिन अंदर x की जगह fx हो तब भी डेफिनेशन वही होती है। तो ये fx है। अब इसका ग्राफ अगर बनाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का ग्राफ अगर बनाना है तो पहले तो हमारे को ग्राफ बनाने के लिए पहले हमारे को मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड को हटाने का तरीका क्या है, ये डेफिनेशन को उपयोग करो, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी इनका उपयोग करिए, ठीक है। तो इनका उपयोग करते हैं जी। तो दिस इज, अगर अंदर वाली चीज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर अंदर वाली चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स के बराबर ही होगा। तो फिर ये किसके बराबर होगा, ये आपके पास एफ एक्स के बराबर होगा। एफ एक्स कितना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इज इट क्लियर? यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर अंदर वाली चीज जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर वो नेगेटिव है, मॉड के अंदर वाली चीज, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, जैसे मैंने वहां पे -3 का एग्जांपल लिया था, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है और वो फिर पॉजिटिव बन जाती है। क्योंकि मॉड का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का या मॉड का मतलब क्या होता है भैया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, सिंपल सी बात है। ये बात समझ पा रही थी? अच्छा, अब जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी है, इसको, ये वाली इनइक्वालिटी, इसको जरा सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। यहां पे कर लेते हैं, चलो। किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करना आसान सा काम है। एक्स कॉमन लो, अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और नंबर लाइन बनाओ। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहा है, यहां से 1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 लिख दो और यहाँ पे 1 लिख दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। तो भैया ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे डालोगे 2 डालोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 0 और 1 के बीच में कुछ भी डाल के देखो नेगेटिव आ रहा है। जैसे 0.5 डाला तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव आ रहा है। हमें तो पॉजिटिव चाहिए और इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो इक्वल टू 0 के लिए ये 2 पॉइंट्स को तो सिलेक्ट कर लो और ये वाला रीजन भी सिलेक्ट कर लो। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आया, -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 0, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 0, यहां से x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 1 इज लेस देन 0, फिर से वही नंबर लाइन बनेगी, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। अब नेगेटिव कहां होता है, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने रूट्स के बीच में नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू 1 ओपन इंटरवल। तो अब हमने इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली। तो अब देखो, अब हम इस फंक्शन को और कैसे लिखेंगे। अगर -∞ से 0 के बीच में है, ठीक है ना, -∞ से 0 के बीच में है क्या, x, तो यहां पे लिखेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -∞ -∞ से 0 के बीच में है, नॉट इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन -∞। अगर x यहां पर हो तो फिर ये कंडीशन है और इस कंडीशन में ये वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अगर 0 टू 1 के बीच में हो, 0 टू 1 के बीच में हो तो x, तब ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, x नेगेटिव है तो फिर ये वैल्यू होगी। तो अगर x लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो, 0 टू 1 के बीच में हो, तो इस माइनस को अंदर, या फिर चलो ऐसे ही लग जाने तो अभी x स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। अगर 1 से इंफिनिटी के बीच में हो, 1 से बड़ा, ठीक है, अगर 1 टू इंफिनिटी के बीच में हो, मतलब 1 से बड़ा हो, तब क्या होगा, तब फिर से पहली वाली कंडीशन क्योंकि 1 से इंफिनिटी के बीच में ये वाली कंडीशन से आया है, 1 टू इंफिनिटी, तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा। तो अगर हमारे पास हो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो ये फिर से बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, हमने पूरी नंबर लाइन पे -∞ से प्लस इंफिनिटी में कहां पर इस फंक्शन की क्या क्या डेफिनेशन बन रही थी, वो डेफिनेशन हमने लिख दी। अब ये डेफिनेशन चेंज हो रही है, कहां चेंज हो रही है, 0 के बाद चेंज हो रही है और 1 के बाद फिर से चेंज हो रही है। अब हम ग्राफ बनाएंगे बहुत ध्यान रखते हुए कि भाई 0 और 1 पे हम ध्यान रखेंगे कि डेफिनेशन चेंज हुई है। तो 0 ये है हमारे पास,
और 1 हम यहां ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 ये ले लेते हैं, और x इज इक्वल टू 0 ये। ठीक है, अच्छा अब देखो जो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अगर ग्राफ बनाना हो, क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका ग्राफ बनाओ, एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये होगा अपवर्ड शेप पैराबोला। और अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू, इसको ओपन कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका ग्राफ बनाना हो तो ये होगा डाउनवर्ड शेप पैराबोला। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है। अच्छा बनेगा कैसे, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1, तो इसके रूट्स है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ये रूट्स हैं। तो अपवर्ड शेप पैराबोला एक्चुअली ऐसे करके बनना है। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ये माइनस इंफिनिटी टू 0 पे वैलिड है और 1 टू इंफिनिटी पे वैलिड है। माइनस 0 और 1 के बीच में तो वैलिड नहीं है, तो 0 और 1 के बीच में ये वैलिड ही नहीं है, यहां से हटाना पड़ेगा इसको, यहां पे वैलिड ही नहीं है। कहां वैलिड है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 यहां पे वैलिड है, और 1 से इंफिनिटी वैलिड है। अच्छा 0 से 1 पे क्या वैलिड है, 0 से 1 के बीच में वैलिड है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वो ग्राफ क्या होगा, वो डाउनवर्ड शेप पैराबोला होगा, और वो और कुछ नहीं होगा, जो ये ऐसे करके आपके पास है। अगर हम इसकी जो ये ऐसे करके पूरा ग्राफ था, अगर हम इसका नेगेटिव करते हैं तो वो पूरा ग्राफ ऐसे करके बन जाएगा, नेगेटिव वाला बन जाएगा, लेकिन मैं यहां डॉटेड बना रहा हूं, एक्चुअली वो ऐसे करके ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो जो सॉलिड लाइन है वही अपना फाइनल ग्राफ है। तो फाइनल ग्राफ क्या है, यहां से ऐसे आया, यहां पे एक शार्प पॉइंट आया, फिर ऐसे घूमा, फिर वहां पे एक शार्प पॉइंट आया, फिर ऊपर चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अभी तक जितने भी हमने फंक्शन किए बहुत ज्यादा है, अभी मैं तुम्हें जस्ट टच करवा रहा हूं मॉडुलस फंक्शन में। ठीक है, आई एम नॉट हैंडलिंग इट, अब उतना करवा रहा हूं जितने की आपको भी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जब प्लस 2 में जाएंगे और फंक्शंस को बहुत डिटेल में करेंगे तो हमारे को इसको बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे इसको करने के लिए जरूरत ज्यादा है नहीं। ठीक है, इतना काफी है। अच्छा यहाँ से एक रिजल्ट भी निकलता है। अच्छा रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर मैं आपको बोलता भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ बताओ, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ ना ऐसा होना था, ये ग्राफ किसका होना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का। और अगर मैं बोलूं भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के मॉड का ग्राफ बनाओ, तो ये ऐसा है। इन दोनों में क्या फर्क है कि जो नेगेटिव पोर्शन है वो यहां पर नेगेटिव में नहीं है, वो बल्कि वो ऊपर की तरफ फ्लिप हो चुका है, उसकी मिरर इमेज है, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव पोर्शन की मिरर इमेज हो चुकी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ध्यान से सुनना। वो रिजल्ट क्या है कि अगर आपने मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, ये जो है मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करो, एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, और उस एफ एक्स के जो नेगेटिव पोर्शंस है उनकी मिरर इमेज ले लो वाई एक्सिस के अबाउट। वही हुआ है यहाँ पे, एफ एक्स का ग्राफ पूरा ये होना था, पूरा अपवर्ड शेप पैराबोला, उसका नेगेटिव पोर्शन ये था, उसकी हमने मिरर इमेज ले ली एक्स एक्सिस के अबाउट, सिर्फ नेगेटिव पोर्शन की लेनी है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा। Are you understanding this thing? ठीक है, लिखो, नोट डालो। To obtain the graph of mod of fx, to obtain the, नोट डालिए, to obtain the graph of mod of fx, we draw the graph of y is equal to fx, we draw the graph of y is equal to fx, and then we take the mirror image of the negative portions, and then we take the mirror image of the negative portions of the graph, and then we take the mirror image of the negative portions of the graph. ठीक है, तो जैसे ये ग्राफ बना ना y इज इक्वल टू मॉड x का, देखो इसी चीज को मैं फिर से इस ग्राफ को अगर बनाना चाहूंगा, और इस रूल के तहत, जो रूल मैंने आपको बताया अभी लिखवाया, नोट लिखवाया, तो अगर मेरे को y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो मॉड को छोड़ो, जो अंदर है x, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ, तो भैया y इज इक्वल टू x का ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका नेगेटिव पोर्शन यहां है,
तो जब इसके मॉड का ग्राफ बनाएंगे तो नेगेटिव पोर्शन की मिरर इमेज लेंगे, तो मिरर इमेज ऐसे करके आएगी और इसको मिटा देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही बनाते देखो ग्राफ, लेकिन उस समय मैंने थिंकिंग प्रोसेस कुछ और बताया, अब मैंने आपको ये थिंकिंग प्रोसेस बता दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, बट यहां पर ही मैं अभी रुक रहा हूं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन लिखिए अब जरा, मतलब मॉडुलस फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड एक और फंक्शन है। देखिए, सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन से ही लिंक्ड है। क्या है अब देखते हैं जरा। देखो नाम से भी पता चलता है सिग्नम, सिग्नम वर्ड आया है साइन से, मतलब ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली हमें किसी भी फंक्शन का साइन बताता है कि पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन अच्छा कैसे बताता है साइन, उतना भी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, अब सिर्फ इंट्रोडक्शन है सिग्नम फंक्शन की। ठीक है, लिखिए एनी फंक्शन f फ्रॉम r to r, एनी फंक्शन f from r to r is signum function if y is equal to fx is equal to mod of x upon x, y is equal to fx is equal to mod of x upon x, and this is equal to what, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तब हम इसको कैसे डिफाइन करें, अगर हमारे पास जो x है वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्योंकि मॉड की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होगी। ठीक है, तो अगर हमारा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पॉजिटिव हो, तो मॉड ऑफ x क्या बनेगा, x बनेगा, x अपॉन x क्या आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अच्छा इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 में पंगा क्रिएट होगा, इक्वल टू 0 में क्या पंगा क्रिएट होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा। अच्छा 0 अपॉन 0 इज नॉट 1, इक्वल टू 0, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन। अच्छा यहां पे इक्वल टू 0 के लिए अलग से लिखेंगे। अच्छा x अगर लेस देन 0 हो तो मॉड x क्या होता है, माइनस x होता है, तो मॉड x की जगह माइनस x लिखेंगे, x से x कैंसिल, -1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -1। अब x इज इक्वल टू 0 पे हम इसको डिफाइन करते हैं 0, वी डिफाइन इट एज 0। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन ये होता है कि भाई x ग्रेटर देन 0 के लिए ये, x इज इक्वल टू 0 के लिए, और x -1 इज इक्वल टू x लेस देन 0 के लिए -1। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं जरा। अच्छा लिखते कैसे इसको, इस fx को ऐसे लिख सकते हैं SGN, सिग्नम ऑफ x, वी कैन राइट इट लाइक दिस, सिग्नम ऑफ x मतलब मॉड ऑफ x अपॉन x, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं जरा। देखो हमने ये ग्राफ ऐसे करके बनाया, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू इसकी 0 है, मतलब ये y भी 0 है, मतलब ये पॉइंट अपना ग्राफ में है, डार्क कर दो इसको। अच्छा ग्रेटर देन 0 में फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू या y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो y इज इक्वल टू 1 होती है ऐसी स्ट्रेट लाइन, ये 1 है और ये किसका ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। लेकिन ये वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड रहेगा, क्यों ये वाला पॉइंट इसलिए एक्सक्लूडेड रहेगा क्योंकि भैया x इज इक्वल टू 0 पे थोड़ी भी यहां पर है, x इज इक्वल टू 0 पे तो ये पॉइंट है, तो यहां पे हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा जब x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे y या fx की वैल्यू है -1, तो -1 है तो वो यहां से ऐसे करके बनता है, दिस इज -1, अगेन दिस पॉइंट विल बी एक्सक्लूडेड, सेम रीजन, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे तो y भी 0 है, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में ये ओरिजिन भी एक पॉइंट इंक्लूडेड है, ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी, ये ओरिजिन भी ऐसे करके इंक्लूडेड है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आप लोग लिखो जरा, ग्राफ को ध्यान से देखो और वहां से डोमेन और रेंज लिख के बताओ। देखो डोमेन जो है, डोमेन होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आर परमिसिबल, और ग्राफ से कैसे डोमेन पता लगाते हैं, आप पूरा का पूरा ग्राफ मतलब आप ये देखो कि x एक्सिस के ऊपर क्या प्रोजेक्शन है इसकी, तो ये पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसकी प्रोजेक्शन भी पूरी x एक्सिस के ऊपर है, मतलब एंटायर x एक्सिस इसकी डोमेन है बेसिकली,
एंटायर एक्स एक्सिस अगर डोमेन है तो डोमेन विल बी कॉल्ड एज आर, रियल नंबर लाइन. वी कैन कॉल इट एज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. दिस विल बी डोमेन, एंटायर रियल नंबर लाइन. ठीक है. अच्छा, रेंज जो है, रेंज होती है कि भाई वाई एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज अटेन कर रहा है. तो -1 to 1 नहीं है, क्योंकि भैया -1 और 1 के बीच की वैल्यूज थोड़ी भी अटेन कर रहा है. ग्राफ केवल 3 वैल्यूज अटेन कर रहा है. एक तो -1 और वो है नेगेटिव नंबर्स के लिए, x लेस देन 0 के लिए. एक है +1, वो है x ग्रेटर देन 0 के लिए. और एक है 0. तो इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 3 नंबर्स हैं, दैट इज -1, 0 एंड +1. तो इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होंगे, -1, 0 एंड 1. ये इसकी डोमेन और इसकी रेंज. ठीक है. दिस इज डिफाइंड एज द सिग्नम फंक्शन. चलिए अब लास्ट फंक्शन लिखिए एक बार. उसका तो वैसे यूज नहीं है, इस बुक में तो यूज है नहीं उसका, लेकिन सिलेबस में है तो हम कर लेते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन एज फार एज द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. शॉर्ट में इसको GINT भी हम बोलते हैं, बुक में नहीं बोलते हैं, हम बोल देते हैं. ठीक है. GINT, G फॉर ग्रेटेस्ट, INT फॉर इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. जिंट फंक्शन बोला करेंगे, बार बार इतना लंबा नाम ले नहीं पाएंगे. ठीक है. अच्छा, होता क्या है जी जिंट फंक्शन? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सबसे बड़ा इंटीजर. ठीक है. सबसे बड़ा इंटीजर का मतलब क्या है? जैसे इसका जो सिंबल होता है, जैसे मॉड का 2 डंडे, तो जैसे मान लो हमारे पास 3.4 है, ऐसी वाली ब्रैकेट्स जब लग जाए वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है. तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है. फिर फंक्शन लिखवाता हूँ. ठीक है. ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि जो 3.4 नंबर है, उस नंबर से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, इस नंबर से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, उन सभी इंटीजर्स में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है. अब अगर हम नंबर लाइन बनाएं और यहाँ पे अगर 3.4 हो तो इससे पीछे 3 होगा, इससे पीछे 2 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा. बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, इनफाइनाइट इंटीजर्स होंगे. इन सभी इंटीजरों में सबसे बड़ा कौन सा है? 3.4 नहीं है, 3.4 इज नॉट इंटीजर. इन सभी इंटीजरों में सबसे बड़ा कौन सा है? वो 3 है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4 विल बी 3. अच्छा, अगर मेरे पास हो -3.4, तो देखो -1 के बाद यहाँ पे -2 आएगा, फिर यहाँ पे -3 आएगा, फिर यहाँ पे -4 आएगा. -3.4, -3 और -4 के बीच में कहीं आएगा. अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होगा कि जो अंदर लिखा है -3.4, इससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, -4, -5, -6 अप टू इंफिनिटी, उन सभी इंटीजरों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो कौन सा है? -4. तो -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -4 होगा. तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है. डेफिनेशन क्या बनती है कि भाई अगर हमारे पास, लिखिए, एनी फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, जिंट ऑफ x. एनी की जगह ऐसे लिख दो, द फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एनी की जगह पे, द फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज कॉल्ड एज द जिंट फंक्शन. And it gives us, is called as a GINT function, GINT, GINT function, and it gives us the greatest integer and it gives us the greatest integer among all the integers. It gives us the greatest integer among all the integers लेस देन x. तो x से छोटे जितने भी इंटीजर्स है, उन सब में जो ग्रेटेस्ट है वो देता है ये हमारे को. बात समझ में आ रही? ठीक. तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग जरा निकालिए, जरा लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इवेल्युएट.
ये आप लोगों ने करके बताना है, ठीक है। ये 5 निकाली जरा, ठीक है, 2-3 मिनट का टाइम है, उतने में आप निकाले जरा इसको। बताओ क्या क्या आंसर्स है, एक एक करके आप पीछे से। 2 ओके 2, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। 0 इज करेक्ट। नेक्स्ट -3 इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है -1 इज करेक्ट। नेक्स्ट -2 चेक कर लेते हैं। अब देखो पाई कितना है, पाई है, पाई होता है 3.14 और माइनस 3.14 का जिंट करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, तो ये आएगा -4। ई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2.718। 2.718 का जिंट करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, तो आंसर इज -2, ठीक है। ये जिंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब लिखिए ग्राफ ऑफ जिंट फंक्शन। ग्राफ ऑफ जिंट फंक्शन। तो अगर हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जिंट ऑफ x, अगर हमने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो हमने यहां पे सीखा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यूज है, ये x एक्सिस है, x की वैल्यूज को हम छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ते हैं, जैसे 0 से लेकर 1, 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर यहाँ पे -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे ऐसे करके इंटीजर्स में तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं आप देखो, अगर हमारे पास अगर हमने ये जो x है, x क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर यानी डोमेन वाला पॉइंट, अगर हमारा x 0 और 1 के बीच में है, if x belongs to 0 to 1, ठीक है। अच्छा एक बात और भी हमें करनी चाहिए कि अगर हमारे पास जो है, एक और पार्ट यहां पे लिख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई इंटीजर आ जाए 2, उसका जिंट क्या होगा, उसका जिंट वही खुद ही होगा। तो जो क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भाई आपके पास जब हमने जिंट ऑफ x की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि x से छोटे या उसके बराबर, ऐसे करके लिख सकते हैं। एक मिनट दिखाना, डेफिनेशन में आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, गिव्स अस द ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल द इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू x। यहां पे जो डेफिनेशन लिखी है उसमें आप क्या लिखिए, जिंट ऑफ x गिव्स अस द ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल द इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू x, क्योंकि x खुद भी तो इंटीजर हो सकता है ना भाई। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो अगर यहां पर इक्वल टू ये इंटीजर खुद ही है तो वो इंटीजर ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 0 to 1 के बीच में अगर हो x, अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर में क्लोज ब्रैकेट भी लगाएंगे, तो मान लो अगर x लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0, मतलब 0.5, 0.6, 0.7 ऐसा कुछ हो, 0.541, तो उसका जिंट हमेशा क्या होगा, 0। तो ये जो जिंट होगा, ये जिंट हमेशा आएगा 0 अगर हमारा x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, और यहां पे इक्वल टू लिख सकते हैं और यहां पे ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 0 आया तो 0 का जिंट भी 0 ही होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं दूसरा इंटरवल ले रहा हूं 1 से 2 के बीच में, 2-3 इंटरवल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। देखो इफ x बिलोंग्स टू, अब मैंने इंटरवल लिया 1 से 2, 1 को मैंने इंक्लूड कर दिया 1 से 2, ऐसे करके इंटरवल ले लिया। 1 से 2 के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.1 का जिंट क्या है, कितना है, 1.2 का 1,
1.9999 तक सारे का 1 होगा, सिर्फ 2 का नहीं होगा। इसका मतलब अगर x हमारा लेस देन 2 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी इक्वल टू हम लगा सकते हैं, तो 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 1, उन सबका जो जिंट होगा वो डेफिनेटली कितना होगा, वो होगा 1। तो हम कह सकते हैं अगर x लेस देन 2 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, तो जिंट 1 होना है। इसी ढंग से अगर हम x लेस देन 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोलें, मतलब 2 से लेकर 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका जिंट क्या होगा, 2 होगा। समझे बात को, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा नेगेटिव में भी चले जाए, मान लो इसके ऊपर और लिख लेते हैं, या चलो इसके नीचे लिख लेते हैं, अगर हमारे पास x 0 से छोटा हो, लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो, मतलब -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर हो, उसका जिंट क्या होगा, -1, पीछे वाला इंटीजर, ठीक है, तो वो -1 होगा। बस इतना काफी ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ बनाने के लिए एक तो सबसे पहली बात ये आ गई कि जिंट ऑफ x हमेशा कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, 0 1 2 -1 इंटीजर आ रहा है, मतलब y की वैल्यू जो आ रही है वो हमेशा क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, ठीक है। तो 0 टू 1 के बीच में जब x है तब वो आ रही है 0, तो ग्राफ ये होगा, ये इंक्लूडेड होगा क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, और यहां पे एक्सक्लूडेड होगा क्योंकि 1 एक्सक्लूडेड है। अच्छा, 1 और 2 के बीच में जब x है तो y फंक्शन की वैल्यू है 1, फंक्शन की वैल्यू 1 मतलब y की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहां पे ये है 1, तो 1 और 2 के बीच में जो भी ग्राफ आएगा वो y इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ होगा, और y इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन यहां पे होगा इंक्लूडेड, यहां पे होगा एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहां पे लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, यहां पे इक्वल टू 1 है, ठीक है। अच्छा, 2 और 3 के बीच में जो है, 2 और 3 के बीच में जब x होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, +2, तो +2 मतलब इससे भी ऊपर थोड़ा सा, यहां पे 2, तो ये आपके पास कैसे आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, और ये एक्सक्लूडेड होगा। -1 और 0 के बीच में अगर होगा तो y की वैल्यू या फंक्शन जिंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, -1 तो नीचे होता है, तो y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से ग्राफ होगा। 0 पे एक्सक्लूडेड है तो यहां पे ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा, -1 पे इंक्लूडेड है तो यहां पे डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा। तो वही सीधी सी बात है -1 से लेकर यहां तक, इसके बीच में। आई होप कि इतने से ग्राफ से ही आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। तो अब हम आगे बड़ा ग्राफ बना सकते हैं। इसके आगे अगर हम यहां आएंगे तो डेफिनेटली ये -2 और यहां पर ऐसे करके हॉलो सर्कल, और यहां पे ऐसे करके डार्क सर्कल। इस -3 और इसके बीच में आएंगे तो यहां पे ऐसे करके बनेगा, यहां हॉलो, यहां पे डार्क, और यहां पे होगा -3। ऐसे आगे भी बना सकते हैं, ऐसे पीछे भी बना सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? इट्स वेरी सिंपल, मतलब लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू जिंट ऑफ x, जिंट ऑफ x का ग्राफ ही है। इसको बनाओ, और अब आपने इसको ध्यान से देख करके आपने मुझे को बताना है कि व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या है देखो, डोमेन में तो जो ये ग्राफ बना है आपका, इसका प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे लेंगे तो पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया था ना, देखो डोमेन रेंज में मैंने आपको बताया था अगर कोई ऐसे करके ग्राफ आ रहा है तो आप उसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो तो ये आपका डोमेन होता है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो तो ये आपका रेंज होता है। वो लगाओ आप इसमें, और क्या, ठीक है। या फिर ये सोचो कि क्या हम यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू डाल दोगे कुछ ना कुछ जिंक तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए डोमेन, ठीक है, ठीक बोला आप लोगों ने, डोमेन इज योर कैपिटल आर, दैट इज -∞ to +∞। लेकिन रेंज गलत है। रेंज में आप यहां पे कुछ भी डालोगे, y की वैल्यू क्या क्या आएगी वो रेंज होती है। तो y की वैल्यू y एक्सिस में देखोगे, y की वैल्यू या तो 0 1 2 -1, यहां पे भी देख सकते थे आप, -3 -2 0 सॉरी -1 0 1 2, y एक्सिस पे केवल इंटीजर वैल्यूज ही एक्सेप्टेबल है, नॉन इंटीजर वैल्यूज आ ही नहीं रही है, डेसिमल में कोई वैल्यूज नहीं आ रही है, तो इसलिए इसका जो रेंज होगा दैट इज कैपिटल I। कैपिटल I इज योर इंटीजर, ऑल इंटीजर वैल्यूज आर द रेंज, ठीक है। तो बस अब इतना ही है इसमें, ठीक है ना। और अब आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। आप कहीं फंसोगे नहीं, कहीं फंसोगे तो फिर
मैं हैंडल करूँ, अभी क्लास में भी अभी कर ही लेते हैं इसके, क्योंकि 4-5 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेरे को लगता नहीं कि तुम लोग इसमें फंसोगे। इसमें मिसलिनियस भी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि मिसलिनियस में 1-2 क्वेश्चन रिलेशन के भी है। सॉल्व एग्जांपल भी कर लेना, 2.3 कंप्लीट कर लेना मतलब टोटल, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल और मिसलिनियस भी, तो बस खत्म हो गया।